पिछले 2 दिनों में बाजार 3.5% गिर गया है, ब्याज 7% को पार कर गया है, रुपया 96 पार करने को है और कमबख्त तेल है कि 110 के आसपास बना हुआ है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री 7 सूत्री अपील लेके आते हैं। क्यों, यही समय उन्होंने क्यों चुना और ये 7 सूत्र क्या है, हमें डिकोड करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में एसआईपी करना शुरू किया है? जी हाँ, अगर मैं 10 साल पहले की अगर मुझे आंकड़ा याद आता, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मेरी याद मुझे आती है, 10 साल पहले 2,500 करोड़ महीने की एसआईपी हिंदुस्तान किया करता था। कोविड से ठीक पहले ये बढ़ के 7-7,500 करोड़ के आसपास हो गई और उसके बाद तो पर लग गए। आज से 3 साल पहले 11,000 करोड़ महीने की एसआईपी हुआ करती थी, जो 3 साल में 3 गुना होके पिछले महीने 32,000 करोड़ की एसआईपी हुई हैं। हिंदुस्तान के अंदर हर निवेशक जिसको मैं जानता हूं, आस पड़ोस में जिसको जानता हूं, आस पास जिसको जानता हूं, वो आज म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता है। आप जानते हैं हमारे मन के अंदर ये भाव क्यों है एसआईपी करने का? हम विश्वास के साथ हिंदुस्तान के बाजारों में निवेश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक आम हिंदुस्तानी नागरिक के मन में आस्था है, ये यकीन है, ये विश्वास है, शिद्दत से उस बात को मानता है कि मेरा देश दुनिया में बहुत जल्द विकसित राष्ट्र बनने वाला है। आने वाले 2.5-3 दशकों में शायद हिंदुस्तान भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शुमार होगा। मेरा देश दुनिया में इस वक्त सबसे तेज गति से आर्थिक तरक्की करने वाला देश है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मेरा देश एक ऐसा देश है जहां पर वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी मीडियन एज 29 है। दुनिया में कोई ऐसा बड़ा राष्ट्र नहीं है जिसके पास 70% लक्ष्य वर्किंग फोर्स और मीडियन एज 30 के नीचे है। मेरा देश एक ऐसा देश है जिसके साथ दुनिया का हर देश व्यापार करना चाहता है। ये एक ऐसी बड़ी मेजर इकोनॉमी है जिसके पास लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स हैं और इसने साबित किया है कि वो अपना आर्थिक प्रबंधन बहुत श्रेष्ठता के साथ करता है। प्रमाण यह है कि कोविड के बाद जब दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही थी, हमारे देश के अंदर महंगाई नियंत्रित रही। तो ऐसे आलम में जब मेरा देश दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत, आर्थिक प्रबल और तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मेरा देश का रुपया यकायक कमजोर क्यों हो रहा है? मेरा देश का रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? और ऐसा क्या हो गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके अपील की है कि आप ये 7 काम ना करें। हम इन 7 कामों पे चर्चा करेंगे और उन्होंने ये 7 अपील हमसे क्यों की है, इसके बारे में विस्तार से उसके प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। पर सवाल तो वही बनता है कि एक तरफ मेरा देश दुनिया में सबसे तेज गति से मजबूत आर्थिक व्यवस्था का देश है, दूसरी तरफ करेंसी कमजोर हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? विस्तार से इस बात को समझेंगे और इसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी बारीकी से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं प्रधानमंत्री जी के वो 7 सूत्र विस्तार के साथ। पहला उन्होंने रखा है प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम, पुनः वर्किंग फ्रॉम होम से। वर्क फ्रॉम होम से क्या होगा बताइए? आप जानते हैं इससे फायदा क्या होगा? हम ऊर्जा कम खर्च करेंगे। सवाल ये उठता है कि एक बढ़ता हुआ देश, दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला देश, ज्यादा तरक्की तब करता है जब हम खर्चा करते हैं, क्योंकि एक का खर्चा ही तो दूसरे की आमदनी है। जितना हम खर्च करेंगे उतनी आर्थिक प्रगति होगी। पर सवाल उठता है कि खर्च आप किस चीज का करेंगे? जिसकी आपके पास कमी है या जिसकी आपके पास बहुतायत है? क्या हो रहा है जब आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, आने जाने के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा का एक मेजर सोर्स हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसका पेमेंट डॉलर में होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो क्या हमें डॉलर बचाने की जरूरत है? संदेश तो यही जाता है कि हमें विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत है। पर आरबीआई के पास तो बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा का संग्रह है, फिर हमें बचाने की जरूरत क्यों है? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें बात समझ में आएगी। दूसरा सूत्र, प्रधानमंत्री ने कहा है सोना, अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए। क्यों कहा है उन्होंने? क्या सोने का उत्पादन हिंदुस्तान में होता है? नहीं होता है। तो जब आप सोना खरीदते हैं तो कहां से आता है? या तो दूसरा हिंदुस्तानी बेच रहा है तो आप खरीद सकते हैं, पर अगर कुल मिला के ज्यादातर हिंदुस्तानी सोना बेच रहे हैं, बेच कोई नहीं रहा है, खरीद रहे हैं, तो सोना कहां से आएगा? जाहिर है कि हम आयात करना होगा। जब हम आयात करेंगे तो पुनः विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी। आगे जाके हम बात करेंगे कि हम सोना कितना आयात करते हैं। तीसरी अपील प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ में क्या की है? उन्होंने की है कि कहीं भी आए जाएं तो आप अपने पेट्रोल का कंजप्शन कम करने की कोशिश करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें,
आप अपने दूसरे साथियों के साथ कार को साझा करके इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, इससे आप तेल कम खर्च करेंगे, तेल की बचत होगी और हमारे पास जितनी भी तेल हम इस्तेमाल करते हैं 85% आयात होता है। आयात करने का मतलब क्या हुआ, फिर से हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। चौथी बात उन्होंने कही है कि अपना कुकिंग को कम करने की कोशिश करें और कट डाउन ऑन कुकिंग ऑयल करें। इसका कारण क्या है, हम बहुत सा वेजिटेबल ऑयल भी बाहर से आयात करते हैं और जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हम बाहर से आयात करते हैं। तो फिर हमें क्या बात समझ में आई, हमें आयात को नियंत्रित करना है ताकि हम विदेशी मुद्रा को बचा सकें। घूम फिर के बात वही आ रही है कि हमें विदेशी मुद्रा बचानी है, पर क्यों बचानी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप नेचुरल फार्मिंग करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और फिर मैन्योर को इस्तेमाल करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल क्यों ना करें। एक तस्वीर दिखाऊंगा और आपको बात समझ में आएगी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। ज्यादातर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं हम ये आयात करते हैं, उनमें फिर से हमें विदेशी मुद्रा को खर्च करना होता है। छठी बात जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे कही है, स्वदेशी अपनाइए, फॉरेन ब्रांड्स को इस्तेमाल करना कम कीजिए। जब आप फॉरेन ब्रांड्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग पोषित होते हैं, हमारा डॉलर उनके पास में जाता है, हम पैसा खर्च करते हैं, हमारी ग्रोथ उनके पास में जाती है। आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, विदेशी मुद्रा के ऊपर निर्भरता कम करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमसे ये अपील की है कि हम स्वदेशी को अपनाएं। और आखिरी सूत्र जो उन्होंने हमसे कहा है, विदेश यात्रा को अगर आप टाल सके तो टाल दें, क्योंकि जब भी आप विदेश यात्रा करते हैं तो फिर से आपको विदेशी मुद्रा खर्च करनी होती है। लब बोलो आप क्या है दोस्तों, हमें क्या बात समझ में आई है। इन सातों सूत्रों से देश केवल विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश कर रहा है, पर इतना प्रबल, इतना मजबूत राष्ट्र और विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत क्यों है। यही तो वो गूढ़ बात है, यही तो वो रहस्य है जिसे हमें आज वीडियो में समझने की कोशिश करनी है। तो हम समझते हैं। इसके पहले मैं आपको अमेरिका ले चलता हूं कि वहां क्या हो रहा है और उस देश ने तरक्की कैसे की है। एक आम आदमी के अंदाज से, मोटा मोटी जिसको बोलते हैं, मोटे रूप में अगर कोई पूछे कि आर्थिक प्रगति का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूंगा आपके जीवन स्तर का विस्तार होना, आपके जीवन स्तर का बेहतर होना। और आपका जीवन स्तर तब बेहतर होता है जब आपकी आमदनी ज्यादा होती है। पर आप जानते हैं आपकी आमदनी कब ज्यादा होती है, जब दूसरे का खर्चा बढ़ता है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है। जो आपकी आमदनी है वो किसी न किसी का खर्चा है। चीजें बनाने से आर्थिक प्रगति नहीं होती है, जो चीजें हम बनाते हैं, जिसका हम उत्पादन करते हैं, जब वो बिकती हैं तब आपको लाभ होता है और आर्थिक प्रगति होती है। क्या मतलब हुआ कि जो उत्पादन हमने किया है, जिन सेवाओं और वस्तुओं का हमने निर्माण किया है, उसका उपभोग होना जरूरी है, कंजप्शन। और जब कंजप्शन होता है तभी राष्ट्र प्रगति करता है। पर कंजप्शन कौन करता है? दो ही तरह के लोग हैं जो कंजप्शन करते हैं, या तो आपके देश में रहने वाले लोग जिसको आप डोमेस्टिक कंजप्शन कहते हैं, या विदेश में रहने वाले लोग इसको फॉरेन कंजप्शन कहते हैं। अब ज्यादातर देश जब दुनिया में विकसित होने का प्रयास करते हैं, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कंजप्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो ध्येय करते हैं कि हमें किसका उपभोग बढ़ाना है, विदेशियों का, तो वो एक्सपोर्ट मॉडल को फॉलो करते हैं। और हमें अपने ही देश के अंदर उपभोग बढ़ाना है तो वो डोमेस्टिक कंजप्शन को फॉलो करते हैं। आपको क्या लगता है हमारा राष्ट्र कौन से मॉडल को फॉलो करता है, कंजप्शन मॉडल या एक्सपोर्ट मॉडल? पहली बात तो हमें ये समझनी है। दूसरा एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अमेरिका का मॉडल कौन सा है, एक्सपोर्ट या कंजप्शन? तीसरी बात मैं आपसे पूछता हूं कि विकसित राष्ट्रों के बाद जितने भी राष्ट्रों को आप जानते हैं जिन्होंने कि पिछले 50-60 वर्षों में आर्थिक प्रगति की है, बेतहाशा उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, बहुत अच्छी तरह से उनके नागरिकों का जीवन स्तर बढ़ा है, तो उन्होंने कौन से मॉडल का पालन किया है? उन्होंने एक्सपोर्ट मॉडल को अपनाया है या डोमेस्टिक कंजप्शन मॉडल को अपनाया है? यह भेद बहुत जरूरी है समझने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने वो अपील हमसे क्यों की है। क्या आप उन राष्ट्रों के नाम बता सकते हैं जिन्होंने पिछले 50 सालों में बेतहाशा प्रगति की है, आर्थिक प्रगति की है? बड़े राष्ट्रों की अगर मैं बात करता हूं तो जापान, बताइए उसका मॉडल क्या है, कंजप्शन या एक्सपोर्ट? चीन, मॉडल क्या है, कंजप्शन या एक्सपोर्ट? ताइवान, मॉडल क्या है? साउथ कोरिया, मॉडल क्या है? सिंगापुर, मॉडल क्या है? अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, हर देश ने एक्सपोर्ट करके अपने आप को विकसित किया है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो अपने देश का उत्पादन विदेशियों को बेचते हैं, तो आप डॉलर को प्राप्त करते हैं, डॉलर में आपकी आमदनी होती है।
और आप जो आयात करते हैं, क्योंकि आप तो कंजप्शन स्वयं कम कर रहे हैं, आपका मॉडल कंजप्शन नहीं है, आपका मॉडल उपभोग नहीं है, तो आपका जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से कम होता है। तो इंपोर्ट पे जो आप डॉलर खर्च करते हैं वो कम होता है और एक्सपोर्ट पे जो डॉलर प्राप्त करते हैं वो ज्यादा होता है। इन सभी देशों के पास डॉलर सरप्लस होता है। बात समझ में आ रही है? बस यही वो बात है जो हमें समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, अमेरिका का कंजप्शन मॉडल है। एक होमवर्क देता हूं, जरूर कीजिएगा। पता कीजिएगा कि ट्रेड में, जिसको आप करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं या करंट अकाउंट सरप्लस कहते हैं, ट्रेड अकाउंट को करंट अकाउंट कहते हैं, कि आपने कितना आयात निर्यात किया, उसका बैलेंस को पता कीजिएगा कि अमेरिका में क्या है। आपको घोर आश्चर्य होगा कि दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्र, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया के सबसे ताकतवर देश, दुनिया की सबसे ऐसी इकोनॉमी जिस पे दुनिया भर निर्भर करती है, वो घाटे का व्यापार करता है। उसके पास करंट अकाउंट डेफिसिट है। और आप जानते हैं कब से? 1971 से। अगर दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्र के देश में ट्रेड में घाटा हो सकता है, तो हिंदुस्तान जो एक मजबूत इकोनॉमी है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसका रुपया कमजोर क्यों नहीं हो सकता है? आराम से आपको ये भेद, ये रहस्य समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब सवाल उठता है कि अमेरिका फिर इस घाटे को सहन कैसे करता है, किस तरह से वो राष्ट्र चलता है। उसके लिए बहुत आसान है दोस्तों। आसान इसलिए है कि जब वो व्यापार करता है, जब वो आयात करता है, और आयात का जब वो पेमेंट करता है, भुगतान करता है, तो किस मुद्रा में करता है? सोचिए। डॉलर में करता है। डॉलर उसकी अपनी करेंसी है। जब उसकी अपनी करेंसी है, जो करेंसी वो छाप सकता है और आयात करता है, तो फिर उसको चिंता किस बात की? वो घाटे का व्यापार कर सकता है, उसको डॉलर की कभी चिंता नहीं होती है। वो सालों साल तक करंट अकाउंट डेफिसिट को संभाल सकता है। क्या इसका कभी असर नहीं होगा? जरूर असर होगा। वो हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर अमेरिका का रहस्य ये है कि उसके पास घाटा होने के बाद भी उसका काम चलता है, क्योंकि वो जिस मुद्रा में भुगतान करता है वो उसकी मुद्रा है। अब हम हमारे राष्ट्र की तरफ आते हैं। जी हाँ, हमारा देश दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राष्ट्र है। पर हमारा मॉडल कौन सा है दोस्तों? थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सोचिए। मैं आप ही से पूछता हूं कि हमारे देश का विकास कैसे होता है? ज्यादा एक्सपोर्ट करके होता है या ज्यादा कंजप्शन करके होता है? क्या हम चाइना जितने कामयाब मैन्युफैक्चरिंग राष्ट्र हैं? क्या हम साउथ कोरिया जैसे मैन्युफैक्चरिंग राष्ट्र हैं? क्या हम सिंगापुर, ताइवान जैसे मैन्युफैक्चरिंग राष्ट्र हैं? क्या हम बहुत सारा, ढेर सारा उत्पादन करके निर्यात करते हैं? जी नहीं। कहीं न कहीं हमारा देश जो एक्सपोर्ट में पिछड़ गया। दो ही क्षेत्र हैं जहां पर हमने परचम लहराया है एक्सपोर्ट्स में, और वो दो क्षेत्र हैं आईटी एंड फार्मा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम कहीं पीछे रह गए। हमारे देश में अगर 100 रुपए की आमदनी आती है, तो मात्र 20 रुपए की आमदनी एक्सपोर्ट से आती है, और उस एक्सपोर्ट में भी हमें दुनिया भर से कंपटीशन करना पड़ता है। तो पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तान ने जो तरक्की की है, उसमें बड़ा योगदान है आपका और मेरा। हम और आप मिलकर जो खर्चा करते हैं, हम जो उपभोग करते हैं, हम डोमेस्टिक कंजप्शन करते हैं। तो अब दो बातें मेरी गौर से सुनिएगा। पहली बात, हिंदुस्तान का ग्रोथ मॉडल है कंजप्शन ग्रोथ मॉडल। हमारी ग्रोथ इसलिए हो रही है कि हमारा कंजप्शन तेजी से बढ़ रहा है। जब आप कंज्यूम ज्यादा करेंगे, चीजें ज्यादा खरीदेंगे, तो उन ज्यादा चीजों को निर्माण करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिएगा, जो ऊर्जा चाहिएगी, जो तकनीक चाहिएगी, या कुछ बने बनाए सामान भी जो आप कंज्यूम करेंगे, वो आयात करने होंगे। तो हिंदुस्तान के साथ मुश्किल क्या है कि हिंदुस्तान का आयात निर्यात से ज्यादा होता है। जी हाँ, हमेशा हिंदुस्तान का आयात निर्यात से ज्यादा होता है, और आयात के लिए आपको डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, और एक्सपोर्ट में आपको डॉलर्स रिसीव होते हैं। तो जब आपका एक्सपोर्ट कम है और जब आपका इंपोर्ट ज्यादा है, तो बताइए आप डॉलर्स कहां से लाएंगे? बात समझ में आ रही है? चलिए आंकड़ों में बात करते हैं। कभी आपने सुना है, कुछ लोग बोलते हैं इंडिया से ग्लोबल ग्रोथ इंजन। ग्लोबल ग्रोथ इंजन अमेरिका है दोस्तों। कैसे है इंडिया ग्लोबल ग्रोथ? क्योंकि आप दुनिया में दूसरों से ज्यादा तेज तरक्की कर रहे हैं, आपकी प्रगति ज्यादा हो रही है, आपकी इकोनॉमी ज्यादा बढ़ रही है। आपकी इकोनॉमी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ज्यादा उपभोग कर रहे हैं, और जब आप ज्यादा खर्चा और ज्यादा उपभोग करते हैं तो आप आयात करते हैं, और जिन चीजों का आप आयात करते हैं उसका निर्माण विदेशी करते हैं, तो आपके खर्चा करने से विदेशी की भी ग्रोथ होती है। इसलिए तो आप ग्रोथ इंजन है। और जब आपकी तरक्की ज्यादा है और विदेश की तरक्की कम है, तो जाहिर है कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उनकी तरक्की आपसे कम है।
उनकी क्षमता आपसे कम है, तो वो आपसे कम आयात करेंगे और आप उनसे ज्यादा आयात करेंगे। तस्वीर आपके सामने है, गौर से देखिएगा। पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ, 2019-20 से लेके 2024-45 तक, 2024-25 तक क्या हुआ है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 141 टाइम्स बढ़ा है, और इन 5 सालों के अंदर जो हमारा इंपोर्ट है 2.4 टाइम्स बढ़ा है। हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। हमारे इंपोर्ट की जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट की ग्रोथ से ज्यादा है, इसीलिए तो हमारे व्यापार में घाटा है, इसीलिए तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और अगर ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो हमारे पास डॉलर्स की कमी होती है, और जब डॉलर्स की कमी होगी तो बताइए हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव होगा। फास्ट से ग्रोइंग इकोनॉमी का ये मतलब नहीं है कि आपको डॉलर की जरूरत नहीं है। डॉलर की तो जरूरत आपको है। अमेरिका डॉलर अपना स्वयं बनाता है, आप तो डॉलर बना नहीं सकते हैं। हमारा रुपया तो दुनिया इस्तेमाल नहीं करती है। हम जब आयात करते हैं वो रुपए में भुगतान नहीं लेते हैं। और ध्यान से इस तस्वीर को देखिए, लगातार हर साल, साल दर साल, महीने दर महीना आपका जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है। देख रहे हैं आप? अगर आपका खर्चा आमदनी से ज्यादा है, क्या आपने अपना घर कभी ऐसे चलाया है? क्या कभी आपने अपना घर ऐसे चलाया है कि आपका खर्चा आपकी आमदनी से ज्यादा है? एक आध महीना निकल सकता है, पर लगातार ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कि आपका खर्चा जो है आपकी आमदनी से ज्यादा है? कतई नहीं। पर देश तो देश होते हैं, वो चल सकते हैं, लेकिन फिर ये डॉलर आएगा कहां से? यही वो खास बात है जो हमें समझने की जरूरत है कि डॉलर आएगा कहां से। आइए समझते हैं डॉलर आता कैसे है और हिंदुस्तान इस डॉलर को खर्च कैसे करता है। तो आइए दोस्तों उस राज को समझते हैं, उस रहस्य को समझते हैं कि जब हमारे पास डॉलर आता कम है और खर्चा ज्यादा होता है, तो फिर हम लगातार इतने सालों से डॉलर पे खर्चा कैसे कर रहे हैं। एक अकाउंट होता है जिसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। दो तरह के अकाउंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको उस साल कितना आयात निर्यात हुआ, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, वो दर्ज होता है। कैपिटल अकाउंट में दर्ज होता है कि जितने भी हिंदुस्तानी विदेश में काम करते हैं वो आपको डॉलर्स आपके देश में भेजते हैं। जितने भी विदेशी उद्योगपति जिनको लगता है कि हिंदुस्तान एक मजबूत इकोनॉमी है, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान के नागरिक खर्चा कर रहे हैं, हिंदुस्तान के नागरिकों का जीवन बेहतर हो रहा है, हिंदुस्तान के नागरिक नई नई चीजों में खर्चा करने के लिए तैयार है, हिंदुस्तान के लोग प्रीमियम चीजों को खरीदने के लिए तैयार है, हिंदुस्तान के लोग कारें खरीद रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स खरीद रहे हैं, तो मुझे हिंदुस्तान में जाके उत्पादन करना चाहिए। वो विदेशी हमारे देश में आता है और एफडीआई लेके आता है। उसके बाद कुछ विदेशी ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, यहाँ के ग्राहक खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ के ग्राहक के खर्चे की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ा बाजार बन गया है, ये बहुत बड़ा मार्केट बन गया है, तो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको बहुत लाभ होगा, मुझे उनके व्यापारियों के साथ में सहयोग करना चाहिए और हिंदुस्तान के शेयर्स को खरीद लेना चाहिए। एफडीआई के साथ साथ एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से आपके पास में आता है, तो एफडीआई से आपके पास में आता है, एफपीआई से पैसा आपके पास में आता है। कभी कभी सरकार और हमारे जो व्यापारी हैं वो कभी कभी दुनिया से कुछ उधार भी ले लिया करते हैं, जिसको आप बोरिंग्स कहते हैं। इन सारी चीजों को मिला के जो डॉलर्स हमारे पास में आते हैं वो कैपिटल अकाउंट कहलाता है। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान इतनी मजबूत इकोनॉमी है, हिंदुस्तान पे इतना भरोसा है कि पिछले कई सालों से लगातार ये पैसा हिंदुस्तान में बढ़ रहा था। रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, एफडीआई का पैसा बढ़ रहा था, एफपीआई का पैसा बढ़ रहा था, दूसरे लोग जो बॉन्ड्स में आके निवेश करते थे वो पैसा बढ़ रहा था, हिंदुस्तान पे यकीन बढ़ रहा था, तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट में भी पैसा आ रहा था और उस कैपिटल अकाउंट का पैसा हमारे पास लगातार बढ़ता जा रहा था और वो आरबीआई इकट्ठा करता चला जाता है, जिसको आप रिजर्व्स कहते हैं, और इस तरह से आरबीआई के रिजर्व्स का निर्माण होता है। तो हमारा जो करंट अकाउंट का जो घाटा है वो कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से पूरा हो जाता था और हमें कभी डॉलर की कमी महसूस नहीं होती थी। एक बार हुई थी 1991 में, तो अब क्या हो गया है, आइए इस बात को समझते हैं। तो इस बार क्या घट गया, ऐसा क्या हो गया कि हमें चिंता हो रही है और प्रधानमंत्री जी ने हमसे कुछ अपील की है। ध्यान से देखिए, तस्वीर आपके सामने है। पिछले 3-4 सालों से लगातार जो पैसा कैपिटल अकाउंट में हमारे पास सरप्लस होता था, हमारे पास पैसा आया करता था, उसमें ठहराव आया। पहले तो उसमें ठहराव आया और फिर विदेशियों ने पैसा निकालना भी शुरू किया और 2025 पहला साल है जहां पर पहली बार हमारे पास कैपिटल अकाउंट में भी डेफिसिट हो गया।
जी हाँ, 2024-25 का जो साल हमने निकाला है, वहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट से भी डॉलर निकल गया। तो आपके पास करंट अकाउंट डेफ़िसिट भी है और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास में जो कैपिटल अकाउंट में डॉलर आ रहा था, वो भी कम होने लगा और इस वजह से हमारा जो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसमें थोड़ा-सा ठहराव आया है। ध्यान से इस तस्वीर को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग आपको गलत कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान 1991 की स्थिति में जा रहा है। हरगिज़ नहीं, हम 1991 की स्थिति में नहीं हैं। तो क्या हो रहा है? अभी क्या हुआ है? 2025 में क्या हुआ है? बहुत विस्तार से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप गौर कर रहे हैं कि मैं 2025 बोल रहा हूँ, 2026 नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2026 का डेटा मुझे आरबीआई में नहीं मिला है, 2025 का डेटा मिला है, इसलिए मैं 2025 इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 या 3 तस्वीरें हैं, 2-3 चार्ट्स हैं, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और हमें बात समझ में आएगी। 2025 1991 क्यों नहीं है? गौर से देखिएगा, तस्वीर आपके सामने है। 1991 में हमारी इकोनॉमी छोटी थी, साइज था 270 बिलियन डॉलर। ठीक सुना आपने, मात्र 270 बिलियन डॉलर। उस साल हमने जो आयात किए वो निर्यात से कहीं ज्यादा थे और दोनों के बीच का जो फर्क था वो ये था कि हमारे आयात हमारे निर्यात के मुकाबले 9.68 बिलियन डॉलर से ज्यादा थे। इसका मतलब आपने 9.68 बिलियन डॉलर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा किया तो आपको ट्रेड में घाटा हो गया। इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट में 9.25 बिलियन डॉलर का घाटा। आपने डॉलर कमाए कम और खर्च ज्यादा किया। तो आप घर में भी ऐसा ही करते हैं, जब भी खर्च कमाई से ज्यादा होता है तो पैसे का प्रबंध कहीं और से होता है। ट्रेड के मामले में ये पैसे का प्रबंध कहां से होगा? कैपिटल अकाउंट से होगा। दुख की बात ये थी 1991 के अंदर कैपिटल अकाउंट में जो हमारे पास डॉलर्स आए वो मात्र 7.06 बिलियन डॉलर्स थे। कुछ बात समझ में आई दोस्तों? करंट अकाउंट में घाटा कितना हुआ? 9.68 और कैपिटल अकाउंट में डॉलर्स कितने आए? 7.06। जब आपका कैपिटल अकाउंट सरप्लस आपके करंट अकाउंट डेफिसिट से कम रह जाता है, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं, इसको डिफॉल्ट कहते हैं। और हिंदुस्तान ने डिफॉल्ट से बचने के लिए सोना गिरवी रखा और डॉलर्स प्राप्त किए। ये था 1991। 1991 के अंदर हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो 2.20 थे, 2.20। लेकिन घाटा जो था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का वो 2.6 था। हमारे पास 400 बिलियन डॉलर्स की कमी हो गई और उन 400 बिलियन डॉलर्स के लिए हमने सोना गिरवी रखा। ये था 1991। अब आते हैं 2025 में। गौर से सुनिएगा, आपको बात समझ में आएगी कि 2025 1991 क्यों नहीं है। ये इकोनॉमी पिछले सालों में कितनी बढ़ गई है, ध्यान से समझिएगा। 270 बिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बढ़ के 4000 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। अब ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मात्र 2.2 बिलियन डॉलर्स थे 1991 के अंदर, वो 500 गुना से ज्यादा, 250 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं और इस साल 550 पौने 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास। और ये फॉरेन करेंसी एसेट्स है, रिजर्व्स नहीं। रिजर्व्स तो 700 690 बिलियन डॉलर्स के आसपास। मैं जानबूझ के आपको रिजर्व्स नहीं बोल रहा हूं, फॉरेन करेंसी एसेट्स बोल रहा हूं। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कैसे बनते हैं? फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में 4 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है आपके पास फॉरेन करेंसी कितनी है, डॉलर, यूरो, येन कितने हैं, इनको आप बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स। दूसरा बोलते हैं आपके पास सोना कितना है, उसको भी डॉलर्स पे डिफाइन करते हैं। तीसरा आपके पास एसडीआरस होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि आईएमएफ से आपको हक होता है कि इतना डॉलर्स, इतनी फॉरेन करेंसी आप आईएमएफ से कभी भी ले सकते हैं, एसडीआरस। और चौथा होता है इमरजेंसी में पैसा निकालने का आईएमएफ हक देता है, जिसको आईएमएफ ट्रांचे कहते हैं। तो आईएमएफ ट्रांचेस, एसडीआरस, गोल्ड और फॉरेन करेंसी एसेट्स चारों मिला के रिजर्व्स बनता है। मैं यहां आपको रिजर्व्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपको हार्ड कैश करेंसी एसेट्स बता रहा हूं, जो कि 2025 में 570 बिलियन डॉलर्स हो गए, जो मात्र 2 बिलियन डॉलर्स 1991 में रहा करते थे। पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज, हमारी इकोनॉमी 10 गुना बढ़ी है। 270 बिलियन डॉलर्स के सामने 4000 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। और तीसरी चीज है कि हमारा जो बफर है वो बहुत स्ट्रांग है, हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत बेटर हैं। हमारी इकोनॉमी जब
बहुत कम ग्रो किया करती थी, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है और हमारे पास दुनिया का ज्यादा विश्वास है। तो ये बदलाव आया है 1991 से लेके 2025 में। तो 2025 में क्या हो रहा है ध्यान से समझिएगा। पिछले साल 2025 में हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट जो घाटा था वो $23 बिलियन था। 91 में कितना था? $10 बिलियन। अभी घाटा कितना है? $23 बिलियन आपके सामने है। $23 बिलियन घाटा हमारे पास में है। 2025 में कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके पास में क्या हुआ? ये चिंता वाली बात है। आपके पास कैपिटल अकाउंट में भी घाटा हो गया। 1991 के अंदर आपको फायदा था पर यहां आपको घाटा हो गया। कैपिटल अकाउंट में गौर कीजिएगा, $0.19 बिलियन, $193 मिलियन चले गए। कैपिटल अकाउंट में जितने डॉलर्स आए उससे ज्यादा चले गए। सो 2025 महत्वपूर्ण क्यों है? हमारा रुपया कमजोर क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत समय के बाद में करंट अकाउंट से भी डॉलर निकला है और कैपिटल अकाउंट से भी डॉलर निकला है। तो फिर हम 1991 की स्थिति में क्यों नहीं हैं? तब तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट में पैसा आया था, तो हम चिंतित क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारे पास ढेर सारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं जो उस जमाने में नहीं थे। तो 2025 में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये क्राइसिस नहीं है? जी हाँ, ये क्राइसिस है। पर ये क्राइसिस क्यों है? अगली तस्वीर हमें समझाएगी। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने है हमने क्या बात की थी। 2025 में करंट अकाउंट के अंदर $23.26 बिलियन का घाटा है। तो 2024 में $26.11 बिलियन का घाटा था। इसका मतलब करंट अकाउंट का 2025 का जो घाटा है वो 2026 के मुकाबले कम हो गया। सो 2025 बेहतर है। अब आ रही है वो बात जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है और आपको मैं बताना चाहता हूं 2025 1991 नहीं है, पर 2025 2024 भी नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आपसे अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता क्या है अब आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। ये बहुत लंबे समय के बाद में एक ऐसा साल देख रहा हूं जहां पर कैपिटल अकाउंट से पैसा निकला है। दोस्तों, पैसा आया नहीं है। -$0.19 बिलियन, $190 मिलियन कैपिटल अकाउंट से पैसा निकला है। 2024 में देखिए कैपिटल अकाउंट में करीब करीब $90 बिलियन कैपिटल अकाउंट में डॉलर्स आए थे। आई बात समझ में? ज्यादा ध्यान से समझिएगा। 2024 में जिस देश के अंदर $90 बिलियन विदेश से आते हैं, उसी देश में 2025 में $190 मिलियन निकल जाते हैं। आपका जो $89 बिलियन का सरप्लस है वो गिर के -$19 बिलियन हो जाता है। तो एक साल में कैपिटल अकाउंट आपका 100% गिर गया, नेगेटिव हो गया। 100% गिर गया, नेगेटिव हो गया। ये वो बात है जो हमें चिंतित कर रही है। तो हम 1991 की स्थिति में क्यों नहीं गए हैं? इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स हैं। तो फिर चिंता की बात क्या है? आइए इस चिंता की बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने नेट बैलेंस देखिए। 2024 में हमारा नेट बैलेंस $63 बिलियन था। इस साल हमारा 2025 में हमारा नेट बैलेंस नेगेटिव $23 बिलियन है। क्या मतलब हुआ? 2024 में आरबीआई का खजाना डॉलर्स में $63 बिलियन से बढ़ गया था। दोबारा बोलता हूं, 2024 में आरबीआई का फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का खजाना $63 बिलियन से बढ़ गया था, जो 2024 में $23 बिलियन से कम हो गया है। इसलिए अगर आपको किसी चीज पे नजर रखनी है, इस बाजार को समझना है, तो एक ही जगह है जहां आपको नजर रखनी है। अच्छी बात यह है कि आरबीआई हर सप्ताह फ्राइडे को आपको बताता है कि उसके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के साथ में क्या हो रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके सामने है। देखिए, ये फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, मैं रिजर्व्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एसेट्स की बात कर रहा हूं, ठोस एसेट्स की बात कर रहा हूं, जो फॉरेन करेंसी एसेट्स आपके पास में है। आज से 2 महीने पहले आरबीआई के पास $574 बिलियन के रिजर्व्स थे। 2025 में 567 था, जो फरवरी 2026 तक बढ़कर
$574 बिलियन हो गया है और वो वहां से गिर के $552 बिलियन हो गया है। पिछले 2 महीने से लगातार आरबीआई से डॉलर्स निकल रहे हैं, आरबीआई के पास डॉलर्स आ नहीं रहे हैं। हमें ये चिंता, अभी भी हमारे पास बहुत से डॉलर्स हैं, अभी भी हमारे पास 10 महीने के इंपोर्ट के डॉलर्स हैं। अब देखिए हम इंपोर्ट कितना, हर महीने हम कितना इंपोर्ट करते हैं, आपको मैं दिखाता हूं। मोटा मोटा हम 65 से 70 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं। अगर हम 65 से 70 बिलियन का डॉलर का इंपोर्ट करते हैं, हमारे रिजर्व्स आज की तारीख में 700 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। मतलब हमारे पास कोई भी कहीं से एक पैसा डॉलर हमें नहीं मिले, हमें घाटा होता रहे, उसके बाद भी 10 महीने तक हिंदुस्तान 1991 की स्थिति में नहीं पहुंचेगा। इसलिए 1991 नहीं है। पर यह चिंता की बात क्यों है? क्योंकि लंबे समय के बाद में दोस्तों, लंबे समय के बाद में हमारे पास कैपिटल अकाउंट से पैसा निकला है और यह चिंता की बात है। इसलिए हमें डॉलर बचाना होगा, हमें आरबीआई के इस खजाने को कम होने से बचाना होगा और यही प्रधानमंत्री जी ने हमसे अपील की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इंपोर्ट को नियंत्रित करना है और इंपोर्ट को कहां नियंत्रित करना है, कैसे नियंत्रित करना है, वो 7 सूत्री बातें प्रधानमंत्री जी ने कही थी, वो हमें इस पाई चार्ट से समझ में आएगी, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम ये जो 65-70 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हर महीने करते हैं, ये कहां करते हैं और कितना करते हैं। ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। पिछले साल 2025 का आंकड़ा दे रहा हूं मैं आपको, फिर मैं कह रहा हूं 2025 का आंकड़ा है, मेरे पास 2026 का आंकड़ा अभी आरबीआई ने नहीं डाला है तो मुझे नहीं मिला है। 2025 के अंदर हिंदुस्तान ने 720 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया और इस 720 डॉलर के इंपोर्ट में सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमने जो किया वो 26% कहां से आता है? तेल से आता है। करीब करीब 185 बिलियन डॉलर्स, 185 बिलियन डॉलर्स आप कहां खर्च करते हैं? आप तेल पर खर्च करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है तेल बचाइए। जितना आप तेल बचाएंगे उतने आप डॉलर्स बचाएंगे। दूसरा, सबसे ज्यादा हम जो आयात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम हमारे देश में होते हैं विदेशी आइटम होते हैं। आप जो टीवी खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, ज्यादातर आप विदेशी खरीदते हैं। फोन जो खरीदते हैं आप ज्यादातर विदेशी खरीदते हैं और यहाँ पर आपका 14% का आपका जो इंपोर्ट बिल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे आता है। तीसरा, 8% आप गोल्ड, 800-900 मिलियन, आप 800-900 टन आप सोना आयात करते हैं और इसमें कम से कम 58-60 बिलियन डॉलर्स, छोटी रकम नहीं है। 58-60 बिलियन डॉलर्स आप सोना खरीदने में खर्च करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आपसे गुजारिश की है कि 1 साल के लिए आप सोना खरीदे नहीं, टाल दीजिए। जितना आप सोना खरीदेंगे उतनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी। उसके बाद में मशीनरी, हैवी मशीनरी आप आयात करते हैं जो 7% है और बाकी सब मिला के अदर्स 21% है। तो ये सारी चीजें हमें क्या समझ में आई है? हमें ये समझ में आई है कि जब तक हमारे पास कैपिटल अकाउंट में स्थिरता नहीं आती है, जब तक हमारे पास डॉलर्स कैपिटल अकाउंट में आना शुरू नहीं होते हैं, हिंदुस्तान को या तो एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा या हिंदुस्तान को इंपोर्ट कम करना होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे अपील की है, अगर आपका मॉडल कंजप्शन है और आप दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ेंगे, अगर आप दुनिया के ग्लोबल ग्रोथ इंजन बनेंगे, तो आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट जरूर होगा और उस करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए आपके पास कैपिटल अकाउंट में पैसा आना चाहिए। दुनिया भर से विदेशी लोग अमेरिका में पैसा जमा करते हैं। इसलिए अमेरिका का करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों चलता है? क्योंकि उनके कैपिटल अकाउंट्स में डॉलर्स आते रहते हैं। हिंदुस्तान भी एक मजबूत राष्ट्र है। पिछले कई सालों से हिंदुस्तान के कैपिटल अकाउंट्स में लगातार पैसा आ रहा था, इसलिए हमने कभी इस बात की चिंता नहीं की। लेकिन पहली बार ये चिंता हुई है कि कैपिटल अकाउंट में हमारे पास में पैसा आना बंद हो गया है, रादर निकलना शुरू हो गया है। इसलिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी मजबूत होने के बाद भी हमारी करेंसी कमजोर है। अमेरिका अपनी करेंसी स्वयं इस्तेमाल करता है, पर हम जो करेंसी का ट्रेड में इस्तेमाल करते हैं, हमें विदेश से आयातित करनी पड़ती है, हमें विदेश को बेच के लानी पड़ती है। तो मजबूत राष्ट्र होते हुए भी हमारे पास डॉलर्स की कमी हुई है और जब डॉलर्स की कमी होती है दोस्तों तो रुपया कमजोर होता है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले देश का रुपया कमजोर हो गया है। हमारा मॉडल ही कुछ ऐसा है, हमारा कंजप्शन मॉडल है। या तो हमें इतना मजबूत बनना होगा कि दुनिया हमारे बिना कल्पना नहीं कर सकती है, तो हमें कभी डॉलर की कमी नहीं होगी, या हमें इतना मजबूत बनना होगा कि हमारे रुपए की भी वो इज्जत हो जाए जो डॉलर की, उसकी हमें जरूरत नहीं, उसके बहुत से नुकसान भी है, हम फिर कभी बात करेंगे। तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि हमारा रुपया डॉलर बनना चाहिए, पर हमारे पास में कैपिटल अकाउंट में
डॉलर्स आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको इंपोर्ट कम करना होगा, और इंपोर्ट कम करने के लिए आपको आत्मनिर्भर बनना होगा, पर वो लंबा रास्ता है, आसानी से तय नहीं हो सकता है। बहुत सी चीजें हैं जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो जब तक आपके बढ़ने की गति दुनिया के बढ़ने की गति से ज्यादा होगी, तब तक हिंदुस्तान के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट पे काबू पाना लगभग नामुमकिन है। तो क्या ये चिंता की बात है? बिल्कुल नहीं। क्या कष्ट की बात है? बिल्कुल हाँ। बाजार आपका कैसा करेगा, ये मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। एक बात अपने अनुभव से बताता हूं, जब रुपया कमजोर होता है तो अगला साल बहुत अच्छा होता है। क्यों और कैसे, हम विस्तार से समझेंगे, आज नहीं किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। आपने मुझे समय दिया है। अगर बात समझ में आई है, शेयर जरूर कीजिएगा, साझा जरूर कीजिए दोस्तों, तभी तो ज्यादातर लोग इसको देखेंगे। अगर बात समझ में आई है, कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं समझ में आई है, कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ गलत कहा है, कमेंट कीजिएगा। पसंद नहीं आई है, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए दिशा निर्देश है, मुझे समझाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, तभी मुझे शक्ति मिलती है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।